तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसमें दो टाइमलाइन की स्टोरी को दिखाया गया है जो कि एक फ़ोन कॉल के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पा रही थी। और उसके बाद हम पास्ट में होने वाले चेंजेस का असर फ्यूचर में होने वाली चीज़ों पर साफ देख पाते हैं। ये मूवी इसी साल 27 नवंबर को रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.1 है। सो वेलकम टू आई कैन एक्सप्लेन प्रेजेंट द कॉल। मूवी के स्टार्टिंग में हम सोयुन नाम की लड़की को अपनी बीमार माँ से मिलने अपने गांव जाते हुए देख पाते हैं और उसे अकेला देखकर संघो नाम का एक फार्मर उसे लिफ्ट देता है। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते थे, इसलिए सोयुन संघो से उसका फ़ोन मांगती है क्योंकि वो अपना फ़ोन ट्रेन में ही भूल गई थी। और जब वो उस पर कॉल करती है तो कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठाता और घर पहुंचकर वो उसे उसका फ़ोन वापस कर देती है। उसकी माँ की बीमारी के चलते उसकी माँ को हॉस्पिटल में ही शिफ्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से घर काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था। उसके बाद वो घर में जाकर एक लैंडलाइन फ़ोन को चालू करती है और फिर से अपने नंबर पर कॉल करती है, लेकिन इस बार एक लड़की उसका फ़ोन उठाती है और फ़ोन के बदले पैसों की मांग करके फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है, जिससे सोयुन थोड़ी परेशान हो जाती है। थोड़ी देर के बाद उसे एक कॉल आता है जिसमें एक लड़की उससे कहती है कि तुम सही थी, मेरी माँ एकदम पागल है और उसने मुझे घर पर ही लॉक कर दिया है। और वो लड़की उससे पूछती है कि क्या ये सुनही का नंबर है, तो सोयुन के मना करते ही कॉल कट जाता है, लेकिन सोयुन इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। और उसके बाद वो अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाती है जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी माँ की ब्रेन सर्जरी के लिए उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाना होगा। उसके बाद हम उसे उसकी माँ के पास बैठा देख पाते हैं जहाँ वो उससे काफ़ी रूड तरीके से बात करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ की ही गलती की वजह से ठीक 20 साल पहले उसके फादर की डेथ हुई थी। जिसके बाद वो वहाँ से उठकर अपने फादर की ग्रेव पर जाती है और थोड़ी देर वहाँ बिताने के बाद वो घर जाती है और जहाँ फिर से उसी लड़की का कॉल उसे वापस आता है और वो उसे कहती है कि तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, नहीं तो मेरी माँ मुझे मार डालेगी। जहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की सुनही नाम के एक स्टोर पर कॉल कर रही थी, लेकिन किसी वजह से उसका कॉल बार बार सोयुन को लग रहा था। उसके बाद हम सोयुन को लेटा हुआ देख पाते हैं और अचानक एक आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि घर की एक दीवार से उसकी फैमिली फ़ोटो नीचे गिरी हुई थी। और जब वो दीवार पर कील लगाने लगती है तो उसे घर की एक खुफिया जगह का पता चलता है जिसका रास्ता उसी दीवार से होते हुए जाता था। और सीढ़ियों से होते हुए जब वो एक कमरे में पहुंचती है तो उसे वहां पर योंगसुक नाम की एक लड़की की डायरी और कुछ फोटोज मिलती हैं। और अगले ही दिन वो संघो से उस लड़की के बारे में पूछती है तो वो उसे बस इतना ही बताता है कि ये लड़की 20 साल पहले तुम्हारे घर पर रहा करती थी और उसकी माँ एक शैमन थी। और इतना कहकर वो बात को टाल देता है। घर लौटते टाइम उसे रास्ते में सुनही नाम का एक स्टोर दिखता है और ये वही स्टोर था जहां वो अननोन लड़की बात करना चाहती थी, लेकिन फ़ोन उस स्टोर पर लगने की बजाय बार बार सोयुन के घर पर लग रहा था। उसके बाद वो लड़की फिर से उसे कॉल करती है, लेकिन इस बार वो काफ़ी डरी हुई थी और वो उससे कहती है कि वो उसे बचा ले वरना उसकी माँ उसे जला देगी। इतना सुनकर सोयुन काफ़ी डर जाती है और तभी हम देख पाते हैं कि एक अजीब सी औरत अपनी ही बेटी को जलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो लड़की किसी तरह खुद को बचा लेती है और वो आग गलती से सीढ़ियों पर लग जाती है। तभी सोयुन उसी खुफिया रास्ते की सीढ़ियों को भी जलते हुए साफ देख पा रही थी और ये सब के बाद सोयुन समझ जाती है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि योंगसुक ही है, जो कि 20 साल पहले 1999 में यहाँ अपनी स्टेप मदर के साथ रहती थी और किसी ग्लिच की वजह से वो बार बार 1999 से 2019 में सोयुन से कनेक्ट कर पा रही थी। और अब अपनी सहूलियत के लिए हम 1999 को टाइमलाइन 1 और 2019 को टाइमलाइन 2 का नाम देंगे। इसके बाद टाइमलाइन 1 में जो भी चेंजेस होने जा रहे थे उसका सीधा सीधा असर हम टाइमलाइन 2 पर देख पाएंगे। और जब वो ये सब के बारे में योंगसो को बताती है तो वो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, लेकिन कॉल कट होने से पहले वो उसे इतना बता देती है कि आज रात एयरपोर्ट के पास प्लेन क्रैश होने वाला है। उसके बाद सीन टाइमलाइन 1 में योंगसुक और उसकी स्टेप मदर पर शिफ्ट होता है, जहां हमें पता चलता है कि योंगसुक मेंटली सिक है और उसको ये बीमारी उसकी असली माँ से ही मिली है। साथ ही योंगसुक का ट्रीटमेंट भी चल रहा था, जिसकी वजह से उसे खाने में अलग अलग टाइप की जड़ी बूटियाँ दी जाती थी और इसी वजह से उसकी नई माँ से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। और तभी टीवी पर अचानक प्लेन क्रैश होने की न्यूज़ दिखाई जाती है, जिससे योंगसुक को यकीन हो जाता है कि सोयोन बिल्कुल सच कह रही थी। उसके बाद वो उसे कॉल करके पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो सोयुन उसे बताती है कि टाइमलाइन 2 की दुनिया टाइमलाइन 1 की दुनिया से काफ़ी एडवांस है।
हम लोग इंटरनेट की हेल्प से किसी भी चीज़ का पता लगा सकते हैं और वीडियो कॉल की हेल्प से किसी से कहीं पर भी उसे देखते हुए बात कर सकते हैं। और वो उसे YouTube की हेल्प से उसके फेवरेट सिंगर के नए गाने भी सुनाती है। और ये सब सुनकर योंग सो काफ़ी खुश लग रही थी। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में बताती हैं और अब वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी हद तक समझ पा रही थी। और फिर अचानक अपनी माँ के डर से योंग सोक फ़ोन काट देती है। अगले ही सीन में हम टाइमलाइन 1 में देख पाते हैं कि सोयुन और उसके पेरेंट्स यंग सुक के घर आए होते हैं। एक्चुअली यंग सुक और उसकी माँ इस घर से शिफ्ट करने वाले हैं और इसीलिए एक प्रॉपर्टी डीलर उन्हें वो घर दिखाने लाया होता है। और जब योंग सुक सोयुन को कॉल करके उसके फादर की आवाज़ सुनाती है तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद योंग सुक उसके फादर को बचाने का फैसला करती है। और अब सीन टाइमलाइन 1 में 27 नवंबर में शिफ्ट होता है और ये वही दिन था जिस दिन सोयुन के फादर की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से वो आज तक अपनी माँ को माफ़ नहीं कर पाई है। और मौके का फ़ायदा उठाकर योंग सुक अपने घर से उसके फादर को बचाने निकल जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोयुन की माँ किचन में कुछ काम कर रही थी, लेकिन वो गैस को ऑफ करना भूल जाती है और किसी काम से उसे बाहर जाना पड़ता है। और वहीं सोयुन उसके फादर एक कमरे में खेल रहे थे, तभी योंग सुक वहाँ आकर गैस ऑफ कर देती है और इस तरह वो सोयुन के फादर को मरने से बचा लेती है। और ये टाइमलाइन 1 में होने वाला पहला चेंज था, जिसका सीधा सीधा असर हम टाइमलाइन 2 में देख पा रहे थे, जहां अब सब कुछ बदल चुका था। उसके फादर भी वापस आ चुके थे और उसकी माँ भी एकदम ठीक हो चुकी थी। और ये जो भी चेंजेस हुए थे इसके बारे में सोयुन और योंग सुक के अलावा और कोई नहीं जानता था। इसके बाद सोयुन इस सब के लिए योंग सुक का शुक्रिया अदा करती है और हम देख पाते हैं कि घर से बाहर निकलने के लिए योंग सुक ने अपनी माँ से काफ़ी मार भी खाई थी, जिसके निशान हम उसकी पीठ पर साफ देख पाते हैं। अब सोयुन अपनी फैमिली के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगी थी, जिसकी वजह से वो अब योंग सुक से उतना बात नहीं कर पा रही थी, जिससे योंग सुक को काफ़ी बुरा भी लगता है। लेकिन एक दिन जब वो दोनों बात कर रहे थे तो योंग सुक की माँ उन दोनों को बात करते हुए पकड़ लेती है और इसके लिए वो योंग सुक को काफ़ी बुरे तरीके से पनिश भी करती है। उसके बाद योंग सुक को पता चलता है कि आज रात योंग सुक को उसकी स्टेप मदर मार डालेगी और वो ये सब योंग सुक को बताकर उसे पहले से ही अलर्ट कर देती है। और जब रात को उसकी स्टेप मदर उसे मारने आती है तो वो किसी तरह खुद को बचा लेती है और वो उससे पूछती है कि वो उसे क्यों मारना चाहती है। तो उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारी किस्मत में बहुत सारे खून लिखे हैं, इसीलिए तुम्हारा मरना ज़रूरी है। तभी गुस्से में आकर वो अपनी ही स्टेप मदर का खून कर देती है, लेकिन वो इस मर्डर के बारे में सोयुन को नहीं बताती। आपको बता दूं कि टाइमलाइन 1 में होने वाला दूसरा चेंज था। वहीं दूसरी तरफ सोयुन अब काफ़ी खुश थी कि उसने अपनी दोस्त को मरने से बचा लिया है। अब योंग सुक एकदम आज़ाद थी और हम उसे मार्केट में अपनी पसंद का खाना खाते हुए और ढेर सारी शॉपिंग करते हुए देख पाते हैं। तभी सीन टाइमलाइन 2 में सोयुन के घर पर शिफ्ट होता है, जहां संगहो उन्हें स्ट्रॉबेरीज देने आया होता है। वहीं दूसरी तरफ टाइमलाइन 1 में भी संगहो योंग सुक के घर पर भी स्ट्रॉबेरीज देने आया होता है और जब वो स्ट्रॉबेरीज को फ्रिज में रखने जाता है तो फ्रिज में से एक पॉलीथीन नीचे गिरता है, जिसमें वो उसकी स्टेप मदर के बॉडी पार्ट्स को देखकर काफ़ी डर जाता है और अब वो योंग सुक की सच्चाई जान चुका था, जिसकी वजह से वो उसे भी मार देती है। और इसका सीधा सीधा असर हम टाइमलाइन 2 में देख पाते हैं कि अचानक सोयुन के कपड़ों से स्ट्रॉबेरीज खाते हुए जो दाग लगे थे वो अपने आप गायब होने लगते हैं और इसके बाद वो घबरा कर नीचे जाती है और अपने पेरेंट्स से संगहो के बारे में पूछती है। लेकिन अब टाइमलाइन 1 में उसके मरने के बाद उनके लिए संगहो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसका मतलब ये था कि टाइमलाइन 1 में हो रहे चेंजेस का पता सिर्फ सोयुन और योंग सुक को ही था और बाकी सब लोगों को इस सब के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। उसके बाद वो संगहो के फार्म पर जाती है, लेकिन उसका फार्म भी वहाँ से गायब था और पुलिस स्टेशन जाकर उसे पता चलता है कि योंग सुक नाम की एक लड़की ने संगहो को 20 साल पहले ही मार दिया था, जिसकी वजह से अब वो लड़की जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रही है। तभी टाइमलाइन 1 में पुलिस संगहो की तलाश में योंग सुक के घर पर जाती है और वो उनके सामने काफ़ी वियर्ड बिहेव करती है और जिस तरह से वो उनके सवालों का जवाब देती है उससे पुलिस को उस पर थोड़ा शक होने लगता है, लेकिन सबूत ना होने की वजह से वो सिर्फ उसकी स्टेटमेंट लेकर वहाँ से चले जाते हैं।
अगले सीन में हम सोयुन को सुनही के स्टोर में देखते हैं। आपको बता दूं कि ये वही स्टोर था जहां अक्सर योंगसुक कॉल किया करती थी, लेकिन कॉल यहां लगने की बजाय सोयुन को लगता था। और वहां सुनही उसे बताती है कि योंगसुक एक पागल लड़की थी और उसने मुझे मारने तक की कोशिश भी की थी, और अगर उस दिन उसकी स्टेप मदर मुझे नहीं बचाती तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। उसके बाद सोयुन योंगसुक से कहती है कि वो जान चुकी है कि उसी ने उसकी माँ और संघो को मारा है और इसके लिए वो फ्यूचर में उम्र कैद की सज़ा भी भुगत रही है। जिसके बाद डर के वो सोयुन को उसकी मदद के लिए कहती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें पता लगाना होगा कि पुलिस के हाथ ऐसे कौन से सबूत लगे थे जिससे उसे जेल हो गई थी। लेकिन सोयुन उसकी हेल्प करने से मना कर देती है, जिससे वो गुस्से में आकर सोयुन को काफ़ी अब्यूज़ भी करती है और काफ़ी दिनों तक सोयुन उसका कॉल भी पिक नहीं करती। जिसके बाद अब योंगसुक काफ़ी बुरी तरह से चिढ़ भी चुकी थी और एक दिन अचानक टाइमलाइन 1 में सोयुन और उसके फादर योंगसुक की मां से घर के बारे में बात करने आते हैं। तभी मौके का फ़ायदा उठाकर वो उसके फादर को भी मारकर छोटी सोयुन को किडनैप कर लेती है, जिसकी वजह से टाइमलाइन 2 में भी उसके फादर देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने डिसअपेयर हो जाते हैं। और जब वो अपने घर वापस जाती है तो उसका घर अब एक खंडर बन चुका था। उसके बाद योंगसुक उसे कॉल करके दोबारा उसकी हेल्प करने के लिए कहती है और उसे धमकी देती है कि अगर अब उसने ऐसा नहीं किया तो वो सोयुन और उसकी माँ को टाइमलाइन 1 में ही मार देगी, जिसके बाद वो टाइमलाइन 2 में अपने आप ही मर जाएंगी। जिसके बाद सोयुन पता लगाकर उसे बताती है कि तुम्हारे फेंके हुए चाकू की वजह से तुम पकड़ी जाओगी, और सबूत मिटाने के लिए वो उसे जानबूझकर 5 बजे एक ऐसी जगह पर जाने के लिए कहती है जहां ठीक 5 बजे ही ब्लास्ट भी होने वाला था। लेकिन किस्मत से वो किसी तरह वहां से भी बच निकलती है और घर आकर गुस्से में वो छोटी सोयुन पर गर्म पानी डाल देती है, जिसकी वजह से प्रेजेंट में बड़ी सोयुन की बॉडी भी जलने लगती है। और वो उसे बताती है कि हम दोनों एक ही जैसी हैं, क्योंकि उसके फादर की डेथ उसकी मॉम की वजह से नहीं बल्कि खुद सोयुन की वजह से हुई थी, क्योंकि गलती से उसी ने गैस को ऑन करके छोड़ दिया था और सारा इल्ज़ाम अपनी माँ पर डाल दिया था। उसके बाद वो उसे एक और मौका देती है और इस बार सोयुन पुलिस स्टेशन जाकर एक डायरी लेकर आती है, जिसकी हेल्प से वो उसे सही पता बता देती है, जहां जाकर वो सारे सबूत मिटा देती है। और इसका मतलब कि अब योंगसुक फ्यूचर में जेल नहीं जाएगी, क्योंकि उसने सारे के सारे सबूत मिटा दिए हैं, जिसका असर फ्यूचर यानी टाइमलाइन 2 पर होता है, जहां अब योंगसुक जेल में नहीं बल्कि उसी घर में रह रही थी, क्योंकि सबूत मिटा देने के बाद उसको जेल हुई ही नहीं थी और ना ही उसने कभी वो घर छोड़ा। और अब टाइमलाइन 2 में भी वो घर योंगसुक का ही था। और ये सब चेंजेस देखकर सोयुन काफ़ी घबरा जाती है। तभी हम टाइमलाइन 2 वाली योंगसुक को किसी से ये कहते हुए देख पाते हैं कि तुम मरने वाली हो। उसके बाद सीन टाइमलाइन 1 में शिफ्ट होता है, जहां सोयुन की मां एक पुलिस वाले को लेकर अपने पति और बच्ची की तलाश में योंगसुक के घर आती है। लेकिन वहां कुछ ना मिलने के बाद वो वहां पड़े एक फ़ोन से अपने पति को कॉल करती है, लेकिन ये कॉल टाइमलाइन 2 में योंगसुक के घर पर ही लगता है। लेकिन सोयुन वहां पड़ी एक पुलिस डायरी की हेल्प से ये पहले से ही जानती थी कि उसकी मां वहां पर कॉल करने वाली है और इसीलिए वो पहले से ही कमरे में उस कॉल का वेट कर रही थी। और कॉल उठाकर वो अपनी माँ से कहती है कि जितना जल्दी हो सके उस घर से चली जाओ, वरना योंगसुक आपको भी मार डालेगी। इतना कहते ही टाइमलाइन 2 वाली योंगसुक वहां आकर सोयुन को बेहोश कर देती है। इससे पहले कि टाइमलाइन 1 में उसकी माँ कुछ समझ पाती, तभी मौका देखते ही योंगसुक पुलिस वाले को मार देती है, जिससे डर के मारे उसकी माँ खुद को एक कमरे में लॉक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ टाइमलाइन 2 में योंगसुक और सोयुन के बीच काफ़ी देर तक झड़प होती है और तभी सोयुन भी खुद को कमरे में लॉक कर देती है और ये दोनों सीन एक दूसरे के पैरेलल होते हुए हमें दिखाए जाते हैं। तभी टाइमलाइन 1 में सोयुन की मां को कमरे से बाहर निकालने के लिए योंगसुक छोटी सोयुन को वहां लेकर आती है और सोयुन की आवाज़ सुनकर उसकी मां को ना चाहते हुए भी कमरे के बाहर आना पड़ता है। उसके बाद सोयुन की मां और योंगसुक के बीच काफ़ी झड़प होती है, जिसके बाद सोयुन की मां योंगसुक को साथ लेकर 2nd फ्लोर से नीचे गिर जाती है। तभी टाइमलाइन 2 में भी योंगसुक गायब हो जाती है और इस तरह सोयुन की मां अपनी बेटी की जान बचाने में कामयाब होती है। इसके बाद वो भागते हुए अपनी मां का पता करने हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन उसे वहां पर उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, जिसके बाद वो अपने फादर की ग्रेव पर जाकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तभी अचानक से उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है
जिसे देखकर अब वो काफ़ी खुश थी। तभी हमें कुछ पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाए जाते हैं जहां हमें पता चलता है कि टाइमलाइन 2 वाली योंगसुक फ़ोन पर किसी और से नहीं बल्कि टाइमलाइन 1 में अपनी पास्ट वाली योंगसुक से ही बात कर रही थी और उसने उसे पहले से ही अलर्ट कर दिया था कि आज रात तुम्हारे घर पर सोयुन की माँ एक पुलिस वाले को लेकर आने वाली है और इसमें तुम मरने वाली हो, जिसका मतलब वो पूरी सिचुएशन पहले से ही जानती थी। और एक सीन में तो ये भी दिखाया जाता है कि गिरने के बाद योंगसुक मरी नहीं थी बल्कि सिर्फ बेहोश ही हुई थी और हम सब उसे होश में आता हुआ भी देख पाते हैं। तभी अचानक से टाइमलाइन 2 में चलते चलते सोयुन की माँ गायब हो जाती है और खुद सोयुन भी एक कमरे में कैद हो चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। और जाते जाते ये मूवी हमारे सामने कुछ सवाल छोड़ जाती है, जैसे कि एंड में सोयुन की माँ गायब कैसे हुई और सोयुन को किसने कैद किया था। सो गाइज मे भी ऐसा हुआ हो कि होश में आने के बाद योंगसुक ने सोयुन की माँ को भी मार दिया होगा, जिसकी वजह से वो चलते चलते अचानक से गायब हो गई थी और उसी ने सोयुन को भी किडनैप कर लिया होगा, जिसकी वजह से हम उसे उस कमरे में कैद देख पाते हैं। और साथ ही कुछ सवाल ऐसे भी थे जिनके जवाब इस पार्ट में नहीं मिल पाए हैं, जैसे कि हमेशा टाइमलाइन 1 से टाइमलाइन 2 में ही कॉल की जाती थी लेकिन कभी भी टाइमलाइन 2 से टाइमलाइन 1 में कॉल नहीं की गई। और क्यों ऐसा होता था कि हमेशा होने वाले चेंजेस का पता सिर्फ मूवीज़ के लीड कैरेक्टर्स यानी योंगसुक और सोयुन को ही होता था और बाकी सब कैरेक्टर्स को होने वाली चीज़ें नॉर्मल ही लगती थी। और क्या सोयुन की ही गलती की वजह से उसके फादर की डेथ हुई थी या फिर योंगसुक उससे झूठ कह रही थी? और इन सब सवालों का जवाब तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही मिल पाएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी जल्द ही आएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।